Hello students, today we are going to start a new chapter, matrices. Before we start, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बच्चों हमारी ये कोशिश है कि आपका जो है कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल पाए, जिससे आपका टाइम सेव हो और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आप जो है ऐसे ही फॉलो करते रहिए और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो देखिए मैट्रिसेस की डेफिनेशन जो है वो क्या है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स, एरे क्या है इसको मैं बता देता हूं। एरे का मतलब है एक अरेंजमेंट और अ लार्ज कलेक्शन, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स। एरे को बोलते हैं लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स। और एरे का क्या मतलब हो सकता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ओके, ये देखिए तो इसका मतलब हो गया कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे है मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। फंक्शंस और नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से ले लिया। अब देखिए द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप देख रहे हैं जैसे ये लिखा है -2 5 लिखा है, ये लिखा है 0 -√5 3 और 6। ये सारे क्या हैं, इनको हम एंट्रीज बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर हम इनको क्या कहते हैं, एंट्रीज। ओके, ये एंट्रीज हो गए, क्लियर। अब देखिए वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स। तो ये देखिए ए जैसे हमने लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, ये इनको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। अब देखिए कुछ चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो आप देख लीजिए। इसमें एक चीज आएगी कि आपकी जो है ये एंट्रीज हमें मिल गई। आपको ये पता चल गया रेक्टेंगुलर एरे जो है नंबर्स का और फंक्शंस का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स मतलब एक सिंगुलर है और प्लूरल जो है उसका मैट्रिसेस है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ चीजें आप देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, कहाँ है हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। दीज आर रोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइन है। जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रोज बोलते हैं, ठीक है, रोज। और ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए इसको आप नोट भी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। द हॉरिजॉन्टल लाइंस of elements are said to constitute rows of the matrix। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन आप समझ गए ना, मतलब ये अब हम क्या कह सकते हैं। अब आप देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब आपने ये लिख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको हमने R1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, R1। और ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये R2 हो गई, और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है ये R3 हो गई। देखिए 1 2 3 R1 R2 R3 इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो क्या होगा, अब ये वर्टिकल लाइंस भी हैं। तो वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ये मैंने आपको अभी लिख के देखा है ना। तो देखिए द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर said to constitute
columns of the matrix ओके। तो आप ये समझ गए। देखिए, तो सपोज ये जो है फर्स्ट आपकी वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग C1 बोल देंगे। सेकेंड वर्टिकल लाइन है, इसको हमने C2 बोल दिया, और ये थर्ड वर्टिकल लाइन है, इसको C3 बोल दिया। सिंपल, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए बात आती है, एलिमेंट्स आपको पता चल गए। अब बात आती है कि इसमें सबसे पहले हम लोग, मतलब इसका मतलब ये हो गया, आप जरा इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं, और 1 2, इसका मतलब इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ओके, इसमें देखिए 1 2 3, इसका मतलब इसमें 3 रोज हैं और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। इसमें देखिए 1 2, इसमें कितनी है, 2 रोज हैं और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद जो मेन चीज आती है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमें पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब होता है, सपोज कोई मैट्रिक्स है, उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। लिख लेते हैं, चलिए। A matrix having m rows and n columns। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगा रो और कॉलम में। m rows and n columns is called a matrix of order m cross n ऑर्डर का मैट्रिक्स इसको बोला जाएगा अगर उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ये याद रखिएगा, रोज पहले हम ले रहे हैं और कॉलम्स को बाद में ले रहे हैं, तो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स इसको बोला जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे बोलते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, m क्रॉस n मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको कैसे आप रीड करेंगे, हम लोग ऐसे रीड करते हैं, रीड एज m बाई n मैट्रिक्स, सिंपल m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, अब जरा इधर एग्जांपल जरा हम देख लें तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको पता है क्या क्या है, इसमें आपको क्या पता है भाई, देखिए। तो देखिए ये गिवन है, इसमें 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये हो गया 3 क्रॉस 2 ऑर्डर। इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, तो ये 2 क्रॉस, और कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3। अब बस यही आपको चीज याद रखनी है कि 3 क्रॉस 2 ये है, देखिए ये 3 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 3 है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, क्योंकि 3 क्रॉस 2 अगर वो बोल रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज पहले लिखी जाती है और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखे जाते हैं। 2 क्रॉस 3 बोल रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज ये हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स ये हैं। ठीक है, तो इसे मिक्स मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इन जनरल अब एक हमने एग्जांपल लेके इसको क्लियर किया है, m क्रॉस n मैट्रिक्स हैज एन फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे। तो m क्रॉस n का अगर हम रेक्टेंगुलर एरे जनरल एक ले लेते हैं तो बनाते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है m है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है। ठीक है ना, तो इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनेगा m क्रॉस n का। और देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर आपको मैट्रिक्स को लिखना है तो a i j और ये बाहर लिखा है m क्रॉस n। तो आपको समझना क्या है, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लिखा हुआ है i लिखा हुआ है, ये a के बाद i j लिखे हुए हैं, ये पोजीशन बता रहे हैं। ये जो एलिमेंट है आपका, ये जो एंट्री है a i j स्मॉल a जो लिखा हुआ है, ये एंट्री है। सपोज जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ A13 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि ये जो A13 है,
ये फर्स्ट रो, पहले क्या आता है, रो आता है, बाद में कॉलम आता है, मतलब फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो ये है पूरी, और सेकेंड वाला क्या होता है, कॉलम होता है, थर्ड कॉलम 1 C1, ये है C2 और ये है C3, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब ये A13 यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए इस चीज को। और ये जो बाहर लिखा हुआ है M क्रॉस N, ये जो है वो बताता है ऑर्डर, मतलब ये जो मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर M क्रॉस N है, वो ये बाहर बता रहा है। और A I J जो लिखा हुआ अंदर लिखा हुआ है, वो इस एंट्री की पोजीशन बता रहा है। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, जैसे मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जैसे आपने लिया A25 लिखा हुआ है, A25 ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट की एंट्री है A25, 25 का मतलब नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 5। A25 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो, क्योंकि पहले 2 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब सेकेंड रो, सेकेंड रो कहाँ है आपकी, तो सेकेंड रो आपकी ये है, ये सेकेंड रो है। और फिफ्थ कॉलम मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं कॉलम होगा, तो ये यहाँ जहां इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे आपको ये मिलेगा A25। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है AIJMN लिखा है, तो I को बोलता है I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू M। तो ठीक है, I का जो नंबर होगा वो 1 से लेकर M तक होगा, और J का जो नंबर होगा 1 से N तक होगा, और I और J क्या है, N, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये जो नंबर आप लिखोगे, जैसे 1 2 लिखोगे, A1 N तक लिख सकते हो, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए AN, M क्रॉस N है ना, M क्रॉस N मतलब नंबर ऑफ रोज, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज है उसमें कितनी है, M, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने N है। तो इसको जब आप लिखोगे तो M1, मतलब ये नंबर ऑफ रोज मैक्सिमम M हो सकती है और नंबर ऑफ कॉलम्स N हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला ith रो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ith रो की बात आप कर रहे हो तो क्या होगा, ith रो में क्या होगा, ith रो जो होगी, मैं कह रहा हूं फर्स्ट रो में क्या होगा, छोड़ो ith रो छोड़ो, फर्स्ट रो में क्या होगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा A11, A12, A13, A14, इस तरीके से एलिमेंट होंगे। आप देखिए, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं तो आपको दिखाई देगा। तो देखिए इसमें देखिए ये मिल रहा है आपको A11, A12, A13, AI1J, A1N, मतलब इस तरीके से आएगा। सेकंड में A21, A22, A23 ऐसे आएगा, थर्ड में 3 से आएगा, उसके बाद AM1, AM2, mth रो जो है इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से एंट्री आती है। और बोलता है jth कॉलम की एंट्री जो होगी, तो j कॉलम फर्स्ट कॉलम है, तो बाद में देखिए 1 लिखा है, ये देखिए 2 1 लिखा है, ये देखिए 1 लिखा है, ये देखिए 1 लिखा है। और आप जो है सेकंड कॉलम की बात करेंगे तो देखिए 2 2 मिल रहा होगा आपको, क्योंकि ये जो है A12 का मतलब हुआ ये जो 2 लिखा हुआ है, ये कॉलम की पोजीशन को बता रहा है, मतलब सेकंड कॉलम की बात हो रही। तो सेकंड कॉलम में जो आपका, जैसे आपने लिखा है A12, तो ये जो 2 है वो सभी में आएगा, देखिए 2 2 2। थर्ड कॉलम की जब आप बात करें C3 की, तो देखिए 3 3 ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, तो उसमें रो की पोजीशन बदल रही है, कॉलम सेम है। ठीक है ना, और इस तरीके से जब आप देखेंगे इसको, तो इसमें देखिए रो तो फर्स्ट रहेगी 1 1 1 1 1, और कॉलम की पोजीशन बदल रही है। अगर आप कॉलम को देखेंगे तो रो की पोजीशन बदलेगी 1 2 3 I M। ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखिए इतनी चीजें हमने देखी। अब आप एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो ये सब भूल जाएंगे। इसे देखिए, मतलब ये लिखा हुआ है AIJ। ठीक है, इसका मतलब है इज एन एलिमेंट lying in the ith row and jth column। ओके, ये देखिए ये हो गया क्लियर। अब देखिए, अब एक चीज और बच रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर आप बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात अगर आप कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंपल है बिल्कुल। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए आप जरा काउंट करिए, A1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसका ऑर्डर देखिए क्या है, 3 into 2 तो कितना हुआ 6। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर देखिए 3 × 3 9,
इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 2 क्या होता है 6। इसका मतलब डायरेक्ट हो गया कि अगर आप जो ऑर्डर दिया गया ऑर्डर को अगर आप मल्टीप्लाई करते थे तो डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in an m cross n matrix will be mn। मतलब सिंपल हो गया, ठीक है ना। मतलब सिंपल है आपके पास कि अगर m, जैसे मान लीजिए अगर 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 4 इंटू 3 12 हो गया, सिंपल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ये हमें जो है कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है आपको, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो आप एक बात समझिए, ये मैट्रिक्स कितना है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मतलब हुआ कि उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है और 2 कॉलम्स हैं, इसका ये मतलब हुआ सिंपल। तो 3 रोज और 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स आप जब बनाएंगे, इसका मतलब ऐसे होगा, 3 रोज उसमें होंगी इस तरीके से, R1 R2 R3, और उसमें कितने कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम्स होंगे, C1 और C2। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसका A11 होगा, उसके बाद होगा A12, इसमें होगा A21, फिर होगा A22, और इसमें होगा A31, और इसमें होगा A32। सिंपल है, आपको समझ में आ गया। ये देखिए 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज आपको दिख रही है ना, 1 2 3, और कॉलम आपको दिख रहा है ना 1 2, C1 C2 C1 C2, और ये देखिए R1 R2 एंड R3। क्लियर, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ये चीज। 3 रोज बनानी है तो देखिए A11 और A12, ठीक है ना, कॉलम तो 2 ही लेने हैं तो 2 तक ही जाएगा। इसमें देखिए सेकेंड रो है तो 2 1 है और 2 2 हो गया, थर्ड रो है तो 3 1 हो गया, और इसमें फिर 3 2 हो गया। ठीक है ना, ये फर्स्ट कॉलम है इसलिए 1 1 1, ठीक है ना, और सेकेंड कॉलम है इसलिए इसमें 2 2 2 इधर आ रहा है कॉलम की पोजीशन पे, और इसमें कॉलम की पोजीशन 1 1 1 आ रहा है। इसमें रो देखिए, जब आप रो देखेंगे, फर्स्ट रो जब आप देखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 1 है, ये देखिए 1 है। सेकेंड रो देखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 2 दिख रहा है आपको, यहाँ 2 दिख रहा है। थर्ड में देखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए आपको 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। क्लियर, अब आपको क्या करना है, एलिमेंट्स, इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट्स किससे दिए गए, ये एलिमेंट्स दिए गए। तो एलिमेंट्स जब ये दिए गए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि A11 पे क्या आने वाला है। A11 पे क्या आने वाला है, मतलब आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब I की जगह आपको 1 रखना पड़ेगा और J की जगह पे आपको 1 रखना पड़ेगा। तो देखिए ये सॉल्व हो गया 1/2 और होगा 1 - 3, यानी कि ये भी 2 आ गया, तो यानी कि 1 आ गया सीधे। उसके बाद आप जब A12 रखेंगे तो क्या आने वाला है, अब देखिए 1 2 मतलब I की जगह पे क्या आएगा, ये है I और ये क्या है सेकंड वाला, ये है J, है ना भैया, आप समझ रहे हैं ना, ये I है और ये J है। सेकंड वाली पोजीशन J की होती है, फर्स्ट पोजीशन I की होती है। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो I की जगह आपका क्या आ रहा है, I की जगह आपको फिर 1 मिल रहा है और J की जगह आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आपका कितना आ गया, 3 2 जा 6 -1 5, यानी कि आ गया 5/2। सिंपल, ठीक है, A12 की पोजीशन 5/2 हो गई। अब देखिए, अब सॉल्व कर रहा हूं मैं A21 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या आएगा 2 - 3 और ये 1 आ गया। ठीक है, J की जगह 1 आ गया। देखिए I की जगह क्या है, I की जगह आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखिए I की जगह 2 मिल रहा है और J की जगह 1 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन, ये आप देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, I की जगह जो है हमने क्या रखा 2 और J की जगह क्या रखा 1। ठीक है, तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो कितना आया 1/2 × और ये आपका हो जाएगा, फिर 1 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर, 1/2 हो गया। A22 सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए जरा मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। A22, तो देखिए A22 जब आप सॉल्व करेंगे मतलब I की जगह 2 रखना है, फिर 3 आ रहा है और फिर 2 रखना है। तो देखिए 3 6 4, तो ये 4/2 यानी कि कितना है 2। ठीक है,
अब क्या बच रहा है, A31 बच रहा है। तो A31 के लिए हमने सॉल्व किया तो 1/2 3, I की जगह क्या आ रहा है 3 और J की जगह क्या आ रहा है, J की जगह आ रहा है 1। तो देखिए 3 - 3 और 1 तो हो गया 0। और A32 जब आप करोगे तो क्या आएगा 3 - 3 और 2 किधर आएगा, इधर 2 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और 3 - 6 3 हो गया। तो ये कितना हो गया 3/2। क्लियर। अब सब जितने भी आपको दिए गए हैं इनको आप वैल्यू पुट कर दीजिए A में। तो देखिए A11 की वैल्यू क्या थी, A11 की वैल्यू थी 1, A12 की वैल्यू कितनी थी 5/2, A21 की वैल्यू क्या थी, A21 की वैल्यू थी 1/2, A22 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 2, A31 की वैल्यू आपके पास है 0 एंड A32 वी गेट 3/2। नाउ ये देखिए आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। इसमें कंडीशन क्या क्या थी, एलिमेंट्स इज गिवन बाय दिस, ओके, एंड ऑर्डर इज 3x2 ऑर्डर। ये आपने फाइंड कर लिया मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स है फर्स्ट। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ ओनली वन कॉलम। मतलब रिस्ट्रिक्शन किसके लिए, कॉलम के लिए। मतलब कॉलम 1 होगा, रो आपकी कितनी भी हो सकती है। देखिए जैसे हम चेक कर लेते हैं इधर, देखिए R1 R2 R3 R4, मतलब देखिए इसमें 4 रोज हैं और कॉलम कितना है, सिर्फ एक कॉलम। तो इसका मतलब हुआ कि ये जितने भी आपको मिलेंगे मैट्रिक्स वो कैसे मिलेंगे, m×1 ऑर्डर का होगा। 1 क्रॉस मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, ये कॉलम्स है। तो कॉलम हमेशा क्या होगा, कॉलम हमेशा क्या होगा 1 होगा, कॉलम हमेशा 1 होगा और नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। अब जब आप रो मैट्रिक्स पे आते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रो मैट्रिक्स में क्या होगा 1×n हो जाएगा, 1×n। मतलब इसमें क्या होगा, रो क्या होगी वो 1 ही रहेगी और कॉलम क्या होंगे आपके चेंज हो सकते हैं 1 2 3 4 5। जैसे देखिए ये देखिए ये है C1, ये है C2, ये देखिए C3 और ये देखिए C4, ठीक है। और रो देखिए क्या है, रो सिर्फ एक ही है इसमें। तो रो मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स जो होगी उसमें क्या होगा, सिर्फ एक रो होगी, ठीक है। और कॉलम जो है, कॉलम मैट्रिक्स जो होगा उसमें सिंगल कॉलम होगा। ये बस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इजी मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जो होती हैं, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए, ठीक है ना। यानी कि जो m×n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था उसमें m और n की वैल्यू इक्वल हो गई। अब इसमें देखिए आप, इसमें देखिए R1 ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ओके। इसमें देखिए C1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। आपने सीखा ना जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है उसको हम रो बोलते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम बोलते हैं। तो इसमें देखिए 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल, बस आपको ये याद रखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, ठीक है। तो इसका जब ऑर्डर लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये 3×3 है तो 3×3 ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप सीधे लिख दीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3। जब आप लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब नॉर्मली हो गया, मतलब इसका समझ लीजिए कि 3×3 ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 3 है, ठीक है ना। ऑर्डर 3 अगर सिर्फ लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स में है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स की आप एक बात सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, इनको छोड़ के जो एलिमेंट होंगे वो सारे 0 होते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ही देखिए ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब मैं आपको ऐसे समझा दूं, अगर ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है ABCD, तो ये क्या है, ये डायगोनल हुआ आपका, ये डायगोनल। तो इस डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए। देखिए इधर देखिए ये देखिए डायगोनल में एलिमेंट मिल रहे हैं ना आपको, और बाकी एलिमेंट्स देखिए 0 मिल रहे हैं आपको। देखिए यहाँ देखिए 0 है, ये देखिए 0 है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
ये सारे जीरो मिल रहे हैं आपको, ये देखिए इधर, और ये देखिए इधर भी जीरो मिल रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल में तो एलिमेंट है। अब ये वन ऑर्डर का है। हाँ, इसमें जो खास बात है याद रखने वाली, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब जैसे ये वन ऑर्डर का है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 1 हो गया। ये टू ऑर्डर का मतलब 2 क्रॉस 2 हो गया। इसमें 3 क्रॉस 3 हो गया। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा नहीं होगा कि उसका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होगा तो फिर जो है ये आप डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे ही नहीं उसको, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है पहली बात, ये याद रखने वाली बात है। और उसके बाद आपको मैंने बता दिया प्रिंसिपल डायगोनल में आपको एलिमेंट मिलने हैं, बाकी में नहीं मिलेंगे। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा है is said to be diagonal matrix if bij equal to 0 when I is not equal to j। I is not equal to j का मतलब क्या है? मतलब वो कह रहा है जैसे a12 तुमने लिखा तो वो 0 आएगा, a13 लिखा तो 0 आएगा। सिर्फ a11, a1, a22, a33 इन ये 0 नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स बोला और ये 3 2 बोल दिया तो मुझे पता है कि ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें I इज नॉट इक्वल टू j है, ठीक है ना, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है ना। जो पोजीशन ये I j आप देख रहे हैं तो 3 2 के इक्वल है, ये 0। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में 3 थिंग्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मतलब वही वाली बात, प्रिंसिपल डायगोनल में तो एलिमेंट होगा, बाकी सब 0 होंगे। और उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स में खास बात जो होती है, पहली बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और लास्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, ठीक है। देखिए डायगोनल में एलिमेंट हैं इधर। बस एक खास बात इसमें ये आ जाती है कि डायगोनल जो मैट्रिक्स है, ये जो स्केलर मैट्रिक्स बनता है, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में क्या था, इसमें देखिए एलिमेंट देखिए 1.1 2 3 ये अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे -1 -1 √3 √3 √3 इस तरीके से, ठीक है। बस तो आपको बस इसकी डेफिनेशन ये है स्केलर मैट्रिक्स की कि Bij मतलब I j के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा? वो सारे एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स की यही तो कंडीशन है। और Bij ये बोलता है इक्वल टू k होगा, जब I j के इक्वल होगा तब k होगा। मतलब ये देखिए √3 √3 √3, मतलब जैसे ये कह रहा है a11 a22 और a33 इन सब की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने एक अच्छे से समझ लिया फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है पहली बात, दूसरा ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है दूसरा, तीसरा ये अगर हम देखें तो एक तरीके से स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है? सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। लेकिन आइडेंटिटी की जब आप बात करते हो तो वो सारे इक्वल तो होते हैं लेकिन वो 1 के इक्वल हो जाते हैं, बस, ठीक है। तो Aij में सब 1 1 आते हैं और जो Ij के इक्वल नहीं है वो 0 हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स आता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए इसमें सब क्या हो गया, अभी हमने यहाँ देखा था ना, इधर देखिए पहले वाले में √3 √3 √3, अब इसमें सब में 1 1 1 होंगे, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स सिंपल है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, इसमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0। देखिए 0 0 0 सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है ना। ये आपको बस ध्यान रखना है। तो जीरो मैट्रिक्स को आप जो है 0 से ऐसे डिनोट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है। अब एक बात अच्छा आप भूलिएगा नहीं, इसमें क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स जो हम कर रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स जो आप कर रहे हैं, तो इसमें ऑर्डर का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है इसमें ऑर्डर इसमें भी इक्वल हो, ठीक है। अब जो बात आती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब यह है कि क्या होना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये पोजीशन देखिए, आप A11 है ये और ये भी A11 है, तो ये देखिए ये दोनों इक्वल हो गए। इनकी पोजीशन देखिए A12 है, ये A12 है, देखिए इक्वल है। ये क्या है A21, ये देखिए A21 इक्वल है। A22 ये A22 ये देखिए इक्वल है, ठीक है।
अब देखिए इसको देखिए A11 और ये A11, तो ये दोनों देखिए इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, अब डेफिनेशन पर आ जाइए। डेफिनेशन वो कहता है टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली बात सेम ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये तो अंडरस्टूड है। अगर A का ऑर्डर B के ऑर्डर के इक्वल नहीं होगा तो आप कंपेयर करोगे कैसे? जैसे मैं ये बोल रहा हूँ A11 के इक्वल है। अब मान लीजिए 3x2 ऑर्डर का होता है तो इसमें आता है A 3x2 ऑर्डर का होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें एलिमेंट होते 3, जैसे मान लीजिए इसमें ये है, अब इसमें मान लीजिए ये यहाँ पे A, इसकी पोजीशन क्या है A13 है, अब इसमें तो A13 होगा ही नहीं, तो आप कंपेयर करोगे कैसे? ठीक है ना। तो पहली बात क्या है, ऑर्डर इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक बात। इसके बाद क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। करेस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, यही करेस्पॉन्डिंग, A11 के इक्वल होगा, A12 के इक्वल होगा, A21 के इक्वल होगा, और A22 के इक्वल होगा। ये करेस्पॉन्डेंस है, ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू ए बी आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे का मतलब है ये जो मैट्रिक्स है A उसका एलिमेंट है और ये मैट्रिक्स B का एलिमेंट है, तो इसमें जो I और J की जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब इसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे और इसको लिखेंगे A इक्वल टू B ऐसे। ठीक है, आप कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, टेंशन नहीं लेनी, 1 2 3, यानी कि इसमें रो कितनी है, 3 रोज हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो आपको बताया था ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज आपको कितनी मिल रही, 3x4, ये लीजिए इसका ऑर्डर हो गया, फर्स्ट का आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3x4 12 हो गया, ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा। राइट द एलिमेंट ऑफ A13, तो A13 का मतलब क्या है वो मैं आपको यहां सिखाना चाहता हूं। A13 का मतलब हुआ A1 का मतलब फर्स्ट रो, A1 का मतलब A13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम मीन्स ये हुआ थर्ड कॉलम, तो इसका कहां इंटरसेक्शन हो रहा है, ये 19, इसका मतलब इसका आंसर हो गया 19। A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ 35। ठीक है, A33, अब A33 है, देखिए A33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, मतलब ये हुआ A33 तो कितना हुआ, रो -5। A24 सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम मतलब 12, A24 कितना हुआ 12। ठीक है, और A23 बचा है, A23 मतलब देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मतलब ये वाला पॉइंट हुआ 17, इसका आंसर 17 हुआ। समझ गए आप इसी तरीके से कर लीजिए, इंटरसेक्शन जहां होगा वही होगा। अब देखिए, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं तो ये आप खुद करिएगा, ये मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो सिंपल है, पॉसिबल ऑर्डर 24 एलिमेंट्स टोटल हैं, तो आपके जो पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स। आप लिखिए 1 क्रॉस 24, आप मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 24 का कितना आएगा 24 आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। ऑर्डर का मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, 24 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 12 हो सकता है, 12 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 8 ऑर्डर का बन सकता है मैट्रिक्स, 8 इंटू 3 का बन सकता है, ठीक है ना, 4 इंटू 6 का बन सकता है, और 6 इंटू 4, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। और आगे बोलता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, बस इतने ऑर्डर पॉसिबल हैं इसके लिए, 13 अगर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 13 के फैक्टर भी नहीं होते, ठीक है ना। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D,
तो देखिए हम लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ, देखिए यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब A11 को A11 से कंपेयर करेंगे, A21 को A21 से कंपेयर करेंगे, और ये वाले एलिमेंट को इससे करेंगे, और ये है A22 को A22 से करेंगे। ठीक है, समझ गया बात। तो देखिए अब हम जब कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, A माइनस बी इक्वल टू है -1, और ये लिखा हुआ है 2A माइनस बी इक्वल टू कितना है 0, ये आ गया। इधर हम लिख लेते हैं ये 2A प्लस सी इक्वल टू हो गया 5, और 3C प्लस डी इक्वल टू हो गया 13। ओके, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो माइनस कर दिया, तो माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए a की वैल्यू आपको 1 मिल गई, और a की वैल्यू 1 अगर आप इसमें रख देते हैं 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल हो जाएगा -1, यानी b की वैल्यू आ गई 2। तो a की वैल्यू आपको मिल गई, b की वैल्यू आपको पास है, a की वैल्यू आप जो है थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपने a की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए c इक्वल टू गया 5 माइनस 2 यानी कि 3, c की वैल्यू ये 3 आ गई। अब c की वैल्यू 3 आ गई, आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, ये 9 हो गया, तो ये देखिए कितना हो गया, d इक्वल टू हो गया 13 माइनस 9 यानी कि 4 आ गया, d की वैल्यू 4 आ गई। ये लीजिए सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, आपको समझ में आ गया। अब डिस्कस कर लेते हैं, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिए अच्छे से। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है। इसमें लिखा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल सा डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिसेस इक्वल। ओके, चलिए देखते हैं। 3x प्लस 7 को मैं अगर लिखता हूं तो 0 लिखूंगा, क्योंकि ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये इक्वल दिया है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -7/3। तो चलिए x को ही पहले देख लेते हैं, फिर हमने इसको किया 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, यानी कि -3x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू -2/3। ठीक है, अब देखिए आप, ये देखिए x की वैल्यू है -7/3 और x की वैल्यू है -2/3, मतलब ये जो वैल्यू आपकी है वो यूनिक नहीं है, और ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इससे पॉसिबल नहीं है इसको फाइंड करना कि इक्वल मैट्रिक्स मान के। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है एक क्वेश्चन, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर का मतलब हुआ, मैं आपको ये जल्दी से बता देता हूँ। देखिए 1 2 3 1 2 3, 3x3 ऑर्डर का ऐसे ही बनेगा ना, 3x3। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इसमें एंट्रीज क्या है, 0 1 एंट्रीज है, मतलब हर इस पॉइंट के लिए, सपोज ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ इस पॉइंट को, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2, या तो यहाँ 0 आएगा या 1 आएगा। इसके लिए कितनी एंट्रीज हो सकती हैं, 2। इस पॉइंट के लिए कितनी एंट्रीज हैं, 2। ऐसे ही हर पॉइंट के लिए 2 एंट्रीज हैं। ठीक है, तो 2 2 2 कितने बार आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो आप जब इसको बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बने, 2⁹9। तो 2⁹9 का मतलब हुआ ये आपका आंसर आएगा 512 ये आया। ठीक है, आप समझ गए ना, 0 1 चॉइसेस हैं, हर पॉइंट के लिए 2 चॉइसेस हैं, हर सभी पॉइंट्स के लिए 2 चॉइसेस हैं, तो 2⁹9 चॉइसेस हो गए हमारे पास, तो 512 इसका आंसर आएगा। अब ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको करना है होमवर्क में। ओके, ऐसे बच्चों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।